ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्जेम्पशंस। हमने कल तक 3 चैप्टर्स, इनफैक्ट परसों तक 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। आपका इंट्रोडक्शन हो गया था, सप्लाई हो गया था और चार्ज हो गया था। आज हम पढ़ने वाले हैं एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। अब एग्जेम्पशंस का मतलब होता क्या है? तो सबसे पहले तो एग्जेम्पशंस का मतलब ये होता है कि जो जो सबसे पहले हमने क्या देखा कि एक्टिविटी होनी चाहिए जीएसटी लगाने के लिए। तो वो एक्टिविटी आप देखोगे कि हाँ एक्टिविटी कुछ हो रही है कि नहीं हो रही है। एक्टिविटी नहीं हो रही है तो बात ही खत्म। एक्टिविटी हो रही है उसके बाद आप क्या देखोगे कि क्या वो सप्लाई है या नहीं है। अगर वो सप्लाई होगा तभी आप उस पर आगे बढ़ेंगे कि उस पर टैक्स लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। आप चार्जिंग सेक्शन पे जाएंगे, उसमें देखेंगे टैक्स लगेगा तो कितना लगेगा, कौन पे करेगा, रिवर्स चार्ज पे होगा कि फॉरवर्ड चार्ज पे होगा, वो सब चीजें। लेकिन हमको एक चीज और देखनी है कि टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट जो सप्लाई की डेफिनेशन में तो फॉल हो रहे हैं, लेकिन और वो टैक्सेबल भी है, लेकिन बाद में गवर्नमेंट बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन और बाय वे ऑफ ऑर्डर उनको एग्जेम्प्ट कर देती है कि हमें इस पे टैक्स नहीं चाहिए। अच्छा, अब ये नोटिफिकेशन और स्पेशल ऑर्डर से क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत ये जो सब चीजें ये छोटी छोटी चीजें हैं। अगर इसको भी एक्ट में डाल देते हैं कि जो भी एग्जाम्पशन है वो एक्ट से ही आएंगे, तो क्या होता है कभी भी आपको कुछ एग्जाम्पशन चाहिए तो आप गवर्नमेंट के पास जाओगे, गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि जब पार्लियामेंट का सेशन बैठेगा तब हम एक्ट अमेंड करेंगे और उसके बाद हम लोग आपको एग्जाम्पशन दे पाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये राइट्स अपने हाथ में रख रखी है और पार्लियामेंट ने भी बोला है कि हाँ ये एग्जाम्पशन वाली चीजें छोटी चीजें हैं तो ये आप ही खुद कर सकते हो। तो जैसे ही जीएसटी काउंसिल का भी रिकमेंड करता है तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू कर देती है कि हमें हमारे हिसाब से ये जो है चीज या एग्जाम्प्ट होनी चाहिए। तो अब ये एग्जाम्पशन की पावर गवर्नमेंट के पास कहाँ से आई है? तो वो आई है सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, और अगर आईजीएसटी एक्ट की बात करो तो वो है सेक्शन 6, राइट। तो हम एक बार ये जो सेक्शन है वो देख लेते हैं। कब गवर्नमेंट कोई भी नोटिफिकेशन इशू करेगी एग्जाम्पशन का? जब जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करेगी। अब बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन हो सकता है या फिर बाय वे ऑफ स्पेशल ऑर्डर हो सकता है। अगर कभी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हो तो स्पेशल ऑर्डर। तो ये दोनों केस से ये दोनों बाय वे ऑफ दीज टू थिंग्स गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट एनीथिंग, एग्जेम्प्ट एनी सर्विस और सप्लाई। देन एक और चीज दे रखी है गवर्नमेंट के पास, अपने गवर्नमेंट ने ये पावर रख रखी है कि अगर वो चाहे तो 1 साल तक रेट्रोस्पेक्टिवली कोई एक्सप्लेनेशन ऐड कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने एक, जब नीचे एग्जांपल भी है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया 11/2017, जो कि क्या था 26 जून 2017 का, राइट। उसके बाद उस नोटिफिकेशन में एक एंट्री ऐड करी कि हमारे हिसाब से ये भी एग्जाम्पशन इस पे भी होना चाहिए। अब ये एंट्री कब ऐड करी थी? तो 26 जुलाई 2018 को ये एंट्री, नहीं सॉरी, 21 सितंबर 2017 को ये एंट्री ऐड करी। अब गवर्नमेंट को 1 साल के अंदर ही समझ में आ गया कि ये जो नई एंट्री इन्होंने ऐड करी थी इसमें कुछ एम्बिग्विटी है, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा प्रॉपर्ली। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 1 साल के अंदर, इनफैक्ट 11 महीने 10 महीने में ही गवर्नमेंट ने एक एक्सप्लेनेशन उसमें इंसर्ट किया। अब क्या मानेंगे कि वो एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कब किया? तो वो एक्सप्लेनेशन जब एक्चुअल में टेक्स्ट में जो इंसर्ट किया गवर्नमेंट ने वो किया था 26 जुलाई 2017, मतलब 10 महीने बाद। और उसकी वैलिडिटी कब से मानी जाएगी? जब से वो एंट्री आई थी तब से ही मानी जाएगी। तो रेट्रोस्पेक्टिवली गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक्सप्लेनेशन इशू कर सकती है, और वो जो रेट्रोस्पेक्टिव है वो 1 साल के अंदर अंदर कर सकती है। तो याद रखना, कोई भी गवर्नमेंट एक्स्ट्रा एंट्री रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं डाल सकती। उस एंट्री के लिए कुछ एक्सप्लेनेशन है कि हमारा इंटेंशन ये था, वो बता सकती कितने साल तक, 1 साल तक रेट्रोस्पेक्टिवली। ऑलराइट। देन जब नोटिफिकेशन इशू होगा, जब एग्जाम्पशन दिया जाएगा, तो या तो वो अनकंडीशनली पूरी सर्विसेज के लिए होगा कि ये वाली सर्विस है, इस पे कोई कंडीशन नहीं है, आपने सर्विस प्रोवाइड करी है तो पूरा एग्जाम्पशन है। या फिर अनकंडीशनली फॉर अ पार्ट ऑफ सर्विस भी, पार्ट ऑफ टैक्स भी हो सकता है कि जैसे पहले अगर आपको याद हो तो सर्विस टैक्स में चलता था अबेटमेंट, कि आपको पूरी जो सर्विस, जैसे रेस्टोरेंट सर्विस, अब रेस्टोरेंट सर्विस में आप 100 रुपए की चीज खरीद रहे हो,
आप जो उस पर जो टैक्स पे कर रहे हो उसमें से 100 में गुड्स भी होते थे, सर्विसेज भी होती, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि 40% हम मान लेते हैं कि ये आपके सर्विसेज हैं, बाकी गुड्स है, तो वो 40% पे ही टैक्स लगता था। अभी तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पार्टली भी दे सकती है कि पूरे पे एग्जाम्पशन नहीं है, कुछ पार्ट पे एग्जाम्पशन है। और लास्ट है आपका कंडीशनल, कि वो कंडीशंस दे देती है कि ये अगर आपने कंडीशन फुलफिल करी तो ही आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। तो ये सब राइट्स है। अब जब गवर्नमेंट एग्जाम्पशन देती है तो वो गुड्स के लिए भी दे सकती है और सर्विसेज के लिए भी दे सकती है। तो गुड्स में तो हमारा रेट भी सिलेबस में नहीं है और एग्जाम्पशंस भी सिलेबस में नहीं है, क्योंकि गुड्स बहुत सारे होते हैं और वो सब कवर करना इम्पॉसिबल है किसी भी स्टूडेंट के लिए। इसलिए इंस्टीट्यूट्स ने क्या कर रखा है कि ये जो गुड्स है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि गुड्स पे भी एग्जाम्पशन होता है, और ये थोड़े बहुत लिस्ट है जो कि एग्जेम्प्टेड है, बट ये हमारे कोर्स में सिलेबस में कभी आता नहीं है ये सब चीजें। हमारे सिलेबस में क्या है, तो हमारे सिलेबस में है सर्विसेज एग्जाम फ्रॉम टैक्स, क्योंकि इसकी एक लिमिटेड लिस्ट है, कुछ 40-50 सर्विसेज है जो कि हम लोग आज पढ़ने वाले। तो हमारा पूरा जो चैप्टर है वो सर्विसेज के एग्जाम्पशन पे ही रिवॉल्व करेगा। ऑलराइट, तो अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं सर्विसेज से रिलेटेड एग्जाम्पशंस कि किन किन सर्विसेज को गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट कर रखा है। तो मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो इसके पहले मैं ऐसे टेक्स्ट वाइज ही पढ़ाता था, लेकिन कल मैंने सोचा, मेरे पास बहुत फीडबैक भी आते थे स्टूडेंट्स के कि सर इसको हमको समझ में तो आ जाता है लेकिन बाद में याद करने में बहुत दिक्कत होती है, याद नहीं आता है कि कौन से टाइप ऑफ सर्विस में कौन से एग्जाम्पशंस थे, क्या थे, एक रेडी रेफरेंस कुछ नहीं है। तो इसलिए मैंने फिर कल ही इसमें बहुत सारे चार्ट्स बनाए हैं जो कि बुक्स में भी नहीं है। तो ये मैंने चार्ट्स बनाए हैं और ये मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, तो आपको इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें मैंने चार्ट जो भी बनाए हैं वो इम्पोर्टेंट सारी सर्विसेज के बनाए हैं, और जिनको डेसिफर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, उसमें बहुत वास्ट है वो जो भी सर्विसेज, और जो इम्पोर्टेंट भी हैं तो उनके ही मैंने बनाए हैं, और बाकी जो भी सब है वो हम बुक में से ही पढ़ेंगे। ऑल राइट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारी टाइप ऑफ सर्विस है, जो कैटेगरी ऑफ सर्विस है, वो है सर्विसेज ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, तो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, एनजीओज होते हैं जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, राइट। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है, अगर कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट है वो चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रहा है तो उस पर एग्जाम्पशन है। तो अब दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो चैरिटेबल ट्रस्ट होना चाहिए जो कि 12 है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, अगर आपने पढ़ा हो तो जो भी आपका ट्रस्ट है आपको 12 में रजिस्टर करवाना पड़ता है इनकम टैक्स एक्ट में। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए 12 में, सेकंड जो वो सर्विसेज दे रहा है वो चैरिटेबल एक्टिविटीज होनी चाहिए। अगर वो चैरिटेबल एक्टिविटीज नहीं होगी, अगर वो कोई दूसरी एक्टिविटीज होगी, फिर भले ही वो चैरिटेबल ट्रस्ट दे रहा है तो उस पर एग्जाम्पशन नहीं है। सिर्फ किस पे एग्जाम्पशन है, चैरिटेबल एक्टिविटीज। अब चैरिटेबल एक्टिविटीज क्या होती है, तो वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है ब्रॉडली। फर्स्ट है आपका पब्लिक हेल्थ, अगर आप लोगों की हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हो, उनकी केयर कर रहे हो, या फिर कुछ अवेयरनेस फैला रहे हो, तो वो सब चीजें आपकी आएगी पब्लिक हेल्थ में। तो पब्लिक हेल्थ में क्या है, अगर आप टर्मिनली इल जो लोग हैं उनकी सहायता कर रहे हो, उनकी हेल्प कर रहे हो, नॉमिनल अमाउंट भले ही चार्ज करके, जिनको कैंसर है या फिर कोई भी दूसरी ट्यूमर से रिलेटेड, या फिर ऐसी कोई बीमारी है जो कि मतलब टर्मिनली इल करती है लोगों को, उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ कर रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, तो वो एग्जाम्प्ट है। HIV और एड्स से रिलेटेड अगर आप सर्विस दे रहे हो, लोगों की काउंसलिंग कर रहे हो, उनको अवेयरनेस फैला रहे हो, तो वो भी आपकी एग्जाम्प्ट है। अगर आप लोगों से अल्कोहल और ड्रग्स छुड़वाने के लिए मदद कर रहे हो तो वो भी एग्जाम्प्ट है। ध्यान रखना सिर्फ 2 चीजें हैं, ड्रग्स और अल्कोहल, इन दोनों चीजों को अगर आप छुड़वाने के लिए लोगों की मदद कर रहे हो, कुछ पैसे चार्ज कर रहे हो, तो वो भी आपका एग्जाम्प्ट है। या फिर अगर आप पब्लिक अवेयरनेस फैला रहे हो इन सब चीजों से रिलेटेड, एड्स से रिलेटेड, या फिर अगर आप फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड भी पब्लिक अवेयरनेस फैला रहे हो, या फिर ये सब जो भी डिसीजेस है इनसे रिलेटेड, तो उस केस में भी आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। देन हॉस्पिटल्स का, अगर चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल्स मैनेज कर रही है तो उसमें भी एग्जाम्पशन है, और ये हॉस्पिटल वाइज एग्जाम्पशन है, ये हम आगे पढ़ेंगे हेल्थ केयर सर्विसेज में कि कौन कौन सी सर्विसेज एग्जाम्प्ट है, किस किस पे टैक्स लगेगा। तो बेसिकली पब्लिक हेल्थ में ये सब चीजें हैं जिस पे एग्जाम्पशन है।
दोनों चीजें, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वापस बता दूं आपको कि जो ट्रस्ट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सेकंड जो सर्विसेज है वो कौन सी होनी चाहिए, चैरिटेबल एक्टिविटीज, राइट। अब ये जो चैप्टर है इसमें आपको समझने का कम है और याद रखने का ज्यादा है, तो इसीलिए थोड़ा हो सकता है आपको ऐसा लगे कि बोरिंग जा रहा है, बट ये चैप्टर है ही थोड़ा ऐसा, आपको सिर्फ याद रखना है, तो इसीलिए आप लोग को सिर्फ सुनना है। दिमाग कब लगाना है, दिमाग जब हम एक्सरसाइज करेंगे, अभी इसके बाद एग्जाम्पल करेंगे तब करना है। तो आपको याद रखना है कि हाँ क्या क्या किस किस चीजों में एग्जाम्पशन है, क्योंकि हम लोग आगे जाके एग्जाम्पल करने वाले हैं। ऑल राइट, देन जो सेकेंड एक्टिविटीज है जो कि चैरिटेबल ट्रस्ट दे सकता है, जिन्हें एग्जाम्प्ट माना जाएगा, वो सब है रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा से रिलेटेड, राइट। अब जैसे बहुत सारे जैसे बाबा रामदेव हैं, वो योगा के कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, राइट। अब जब आप कैंप के लिए जाते हो 10 दिन के लिए जाओगे, तो आप रहोगे भी वहीं पे, खाओगे भी वहीं पे, तो वो सारी चीजें जो कि योगा, अब आपका मेन जो मोटो है वो क्या है, वहां पे जाके योगा करना, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना, ये सब चीजें आपका मेन मोटिव है। उसके अलावा अगर कुछ एंसिलरी चीजें मिल रही है तो वो सब भी एग्जेम्प्ट होगी। अगर आप वहां पर रह रहे हो, वहां पे आपको फूड के लिए कुछ चार्जेस है वो पे कर रहे हैं, तो पूरा एक पैकेज रहता है कि आप ये पूरा योगा का पैकेज है, तो वो पूरे पे जीएसटी नहीं लगेगा, पूरा एग्जेम्प्ट रहेगा। आपको याद भी होगा हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कंपोजिट सप्लाई, तो इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा होगा कि आप योगा की सर्विसेज ले रहे हो, और उसके साथ जो एंसिलरी सप्लाईज हैं, फूड, एकोमोडेशन और वो सब, वो उसमें कंपोजिट सप्लाई माने जाएंगे और पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, राइट। बट कभी ऐसा है कि आपका जो मेन इंटेंशन है वो अकोमोडेशन और ड्रिंक्स है, और योगा एक एंसिलरी पार्ट है। जैसे आप 5 स्टार होटल्स में जाते हो तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको फ्री योगा सेशंस मिलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप योगा करने गए हो, आप गए कितने कितने टाइम के लिए, आप 10 दिन के लिए गए हो मेनली, आप 5 दिन के लिए गए हो, आप गए हो मेनली वहां पे रहने के लिए, वहां का मजा लेने के लिए, एम्बियंस एंजॉय करने के लिए, और थोड़ा पार्ट आप योगा भी कर ले, तो उस केस में आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। तो ये आपको मैं कलर स्कीम भी ध्यान दिला दूं, जो ग्रीन में है मतलब वो एग्जम्प्ट है, उसमें एग्जाम्पशन मिलेगा। जो रेड में है उसका मतलब एग्जाम्पशन नहीं है, इसका आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स मतलब रेड, लाल, राइट। देन अगर कोई फिटनेस कैंप है, फिटनेस कैंप, एरोबिक्स, डांस, म्यूजिक, तो वो सब स्पिरिचुअलिटी, योगा, रिलीजन में कवर नहीं होता है। वो सब कैंप्स में आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा जो आप फीस पे कर रहे हो, राइट, भले वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। देन अगर आप थर्ड कैटेगरी की बात करो तो वो है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट, ऑर्फन्स, या फिर वो बच्चे जो कि एबंडन किए जाते हैं, जिनको लोग छोड़ के चले जाते हैं, उनकी एजुकेशन के लिए कुछ काम कर रहे हैं, जैसे टीच फॉर इंडिया करके है, देन इंदौर में मुझे ध्यान है ग्रामीक्षा करके है, थोड़ा बहुत मैं भी उससे एसोसिएटेड था, तो इन लोगों को पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वो जो सर्विसेज है वो एग्जेम्प्ट है। देन अगर ट्रॉमेटाइज लोग, ट्रॉमेटाइज मतलब क्या, जिनको जिनके दिमाग में कुछ सदमा पहुंचा है, फिजिकली या मेंटली ट्रॉमेटाइज है, उन लोगों को आप पढ़ा रहे हो या फिर उनकी स्किल डेवलप करवा रहे हो किसी भी चीज में, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। देन जो भी प्रिजनर्स होते हैं, जेल के कैदी, उन लोगों को भी अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हो, उन लोगों को स्किल सिखाते हैं जेल के अंदर ही, तो उनको भी अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हो तो वो भी एग्जेम्प्ट है। और या फिर अगर आप रूरल एरिया में एडल्ट एजुकेशन दे रहे हो, जो जो लोग 65 ईयर्स से बड़े हो गए हैं बट इलिटरेट है, हम उनको पढ़ना लिखना सिखा रहे हो, तो उस केस में भी अगर आप कुछ उनसे छोटा अमाउंट भी चार्ज कर रहे हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन एनवायरमेंट रिलेटेड अगर कुछ आप सर्विसेज कर रहे हो, वाटरशेड, वाइल्ड लाइफ, या फिर फॉरेस्ट को मेंटेन करने के लिए कुछ भी सर्विसेज कर रहे हो, तो वो भी आपकी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। तो ये सब क्या हो गया हमारा, चैरिटेबल ट्रस्ट अगर ये चारों सर्विसेज दे रहा है तो क्या होगा, एग्जेम्प्ट। तो दोनों चीजें सेटिस्फाई होना जरूरी है। एक तो वो चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, सेकंड चैरिटेबल एक्टिविटीज होनी चाहिए, और चैरिटेबल एक्टिविटीज में ब्रॉडली ये 4 चीजें आती है, राइट। सेकंड रिलीजियस। अब रिलीजियस एक्टिविटीज क्या होती है, पूजा होती है घर में और ये सब चीजें, तो ये सेरेमनी आ गई इसमें। आपकी जब शादी होगी तब उसमें जो पंडित जी आएंगे या फिर जो काजी आएंगे, राइट, तो वो आपसे कुछ पैसे मांगेंगे जिसको क्या बोलते हैं, दक्षिणा। तो उस केस में भी जो पंडित जी पैसे ले रहे हैं उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने आपकी पूजा करवाई है, रिलीजियस एक्टिविटी करवाई है, रिलीजियस सेरेमनी करवाई है। तो रिलीजियस सेरेमनी में क्या होता है, आपके बर्थ से रिलेटेड, डेथ से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड,
या फिर शादी से रिलेटेड भी अगर कुछ सर्विसेज हैं, कुछ पूजा वूजा हो रही है, हवन हो रहे हैं, तो भी जैसे तो भी उसमें जो पंडित जी आपसे पैसे ले रहे हैं, दक्षिणा ले रहे हैं, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट होगी। देन अगर जो मंदिर होते हैं, मंदिर के पास में हमेशा आपने देखा होगा धर्मशाला होती है, जहाँ पे हम रह सकते हैं, जहाँ पे रुक सकते हैं, राइट। तो अगर धर्मशाला है, वहां पर अगर वो रूम रेंट पे दे रहे हैं, या फिर अगर आपको एक हॉल, कम्युनिटी हॉल रेंट पे दे रहे हैं, उस पे भी जीएसटी नहीं है, एक्सेप्ट अगर उसका जो रेंट है एक दिन का, रूम का रेंट एक दिन का अगर 1000 या उससे ज्यादा है, तो 999 तक कोई टैक्स नहीं है। जैसे ही 1000 हो गया या 1000 से ऊपर हुआ पर डे रूम पे, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। देन हॉल है, तो हॉल का 10,000 रुपीज पर डे है, 10,000 रुपीज या उससे ज्यादा है तो ये आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अगर 9999 है तभी आपको एग्जम्पशन मिलेगा। देन आपने देखा होगा कभी भी आप मंदिर में जाते हो तो बाहर बहुत सारी शॉप्स लगती है, वो लोग फूल और ये सब अगरबत्ती और ये सब बेचते हैं, तो वो जनरली जो प्रीमाइस रहती है वो टेम्पल की ही रहती है, और टेम्पल वहां पर क्या देता है, उनको रेंट पे देता है शॉप्स। तो अगर वो शॉप्स का रेंट भी अप टू मतलब 10,000 या उससे ज्यादा है तो आपको जीएसटी लगेगा। अगर 9999 है या उससे कम है तो ही आपको ये एग्जम्पशन मिलेगा, राइट। देन पिलग्रिमेज मतलब क्या होता है, यात्रा होती है। जैसे कुमाऊं मंडल करके एक एसोसिएशन है और हज वाला एसोसिएशन है, ये दोनों रिलीजियस टूर्स करवाते हैं जिसको यात्रा बोलते हैं। वो लोग भी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उस पे भी जीएसटी नहीं लगता है। ये माउंट कैलाश में ऊपर चढ़वाने के लिए करते हैं, और हज तो आपको पता ही होगा। देन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अगर कोई ट्रेनिंग या कोचिंग दे रहे हो आप किस चीज से रिलेटेड, आर्ट्स या कल्चर या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो उस केस में भी एग्जाम्पशन है। अब आर्ट्स कल्चर और ये सब क्या हो गया, तो आपका जो क्लासिकल डांस है वो हो गया, पेंटिंग हो गया, या फिर कोई भी स्क्रिप्ट पढ़वाना, जो पुराने जमाने की हमारी स्क्रिप्ट्स हैं, वेद पुराण वो सब, उसमें अगर आप कुछ भी ट्रेनिंग या कोचिंग कर रहे हो तो उस केस में भी आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पशन है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने की है, ये जो स्पोर्ट आर्ट्स और कल्चर है ये कोई भी करवाएगा तो एग्जाम्प्ट है, बट जो स्पोर्ट्स है वो सिर्फ ट्रस्ट अगर कोई करवा रहा है तो ही एग्जाम्प्ट है। अगर नॉर्मली कोई दूसरा बंदा, अगर अदर देन ट्रस्ट आप सोच रहे हो कि आप लोगों को क्रिकेट सिखाओ, तो उस केस में आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर आप ट्रस्ट हो और फिर आप सिखा रहे हो कुछ स्पोर्ट्स, तो ही आपके ऊपर ये एग्जाम्पशन अप्लाई होगा, सिर्फ ट्रस्ट के ऊपर ये एग्जाम्पशन अप्लाई होगा। तो ऑन दैट नोट अब आपकी बारी आ गई है, आपको आंसर देना है। तो सब लोग फटाफट चैट बॉक्स ओपन कर लो। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, मैं एक एक चीज पूछूंगा, आपको बोलना है या तो टैक्सेबल या तो एग्जेम्प्ट। तो टैक्सेबल के लिए आप टी लिखोगे और एग्जेम्प्ट के लिए आप ई लिखोगे, राइट। तो शुड वी स्टार्ट? ओके, ग्रेट। सबसे पहले मुझे बताओ, आपने रूम रेंट पे दिए हैं, 2 रूम रेंट पे दिए हैं मतलब आप रिलीजियस ट्रस्ट हो, बालाजी ट्रस्ट हो, आपने 2 रूम रेंट पे दिए हैं 5 दिन के लिए, जिनका पर डे का जो रेंट है वो है 900, तो टैक्सेबल होना चाहिए कि एग्जाम्प्ट, राइट। अगर 1000 या उससे ज्यादा है तो ही टैक्सेबल होगा, इस केस में 900 ही है तो ये एग्जाम्प्ट होगा गाइस। ये क्या होगा? एग्जाम्प्ट। 900 कम होता है ना 1000 से, इसलिए ये क्या होगा? एग्जाम्प्ट। सेकंड, आपने पूरे महीने में 10,000 पर डे के हिसाब से 5 रूम दिए थे 2 दिन के लिए, अब ये टैक्सेबल होगा कि एग्जाम्प्ट होगा बताओ? राइट, ये टैक्सेबल होगा। और लास्ट, 1 रूम दिया है आपने 1100 पर डे फॉर 1 डे, तो ये क्या होगा? टैक्सेबल, राइट, क्योंकि ये भी 1000 या उससे ज्यादा है। देन अगर आपने कम्युनिटी हॉल रेंट पे दिया है जिसका जो रेंट है वो है 25,000 पर डे, तो टैक्सेबल होगा। इसके लिए लिमिट क्या है? 10,000 और अबव, तो इसलिए क्या होगा आपका? टैक्सेबल। या फिर अगर आपने शादी के लिए कुछ दिया है जिसका पर डे का रेंट कितना है? 8,000, तो अब क्या होगा? एग्जेम्प्ट, क्योंकि दिस इज लेस देन 10,000, इसलिए क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। अगर आपने शॉप दी है रेंट पे
उसके लिए आप चार्ज कितना कर रहे हो, 10,000 पर मंथ, राइट, इट इज टैक्सेबल, क्योंकि इसके लिए जो लिमिट है वो क्या है, 10,000 और मोर। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना 10,000 भी होगा तो भी वो टैक्सेबल होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका टैक्सेबल, राइट। तो हम लोग बहुत सही जा रहे हैं, आप लोग बहुत सही आंसर दे रहे हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ एग्रीकल्चरल सर्विसेज, वो सर्विसेज जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन कौन सी सर्विसेज है, तो इसमें मैंने कोई चार्ट ही बनाया क्योंकि ये स्ट्रेट ही है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। तो अगर आप देखोगे तो लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज ऑफ एंड वेयर हाउसिंग ऑफ राइस, तो वेयर हाउसिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी मिले तो आप उसको एग्जाम्प्ट डाल सकते हो। तो राइस हुआ, तो ये क्या हो गया आपका, आप इससे रिलेटेड कुछ भी सर्विसेज है तो वो एग्जाम्प्ट है। वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं फॉरेस्ट के, उनको भी अगर आप वेयर हाउसिंग करने के लिए किसी को जगह दे रहे हो तो वो भी क्या हो जाएगी आपकी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। देन अगर आप वेयर हाउसिंग स्टोरेज किसका कर रहे हो, सीरियल, पर्सेस, फ्रूट्स, नट्स और सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, उन सब की वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसिंग अगर आप बात करो तो मोटा मोटी वेयर हाउसिंग में सब चीजें कवर हो गई। देन अगर फ्यूमिगेशन करवा रहे हो वेयर हाउस का, फ्यूमिगेशन क्या होता है, हम लोग हमारे घर में भी पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं, वैसे ही वेयर हाउस पे भी फ्यूमिगेशन करवाना पड़ता है ताकि पेस्ट नहीं आए, उसको बोलते हैं फ्यूमिगेशन। तो वो भी क्या है आपका एग्जाम्प्ट है वो सर्विस भी। देन अगर कोई एग्रीकल्चरल ऑपरेशन है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, जैसे कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग प्लांट, अगर आप खुद के इधर खुद के प्लॉट पे आप ये सब चीजें कर रहे हो, उससे आपका जो भी प्रोड्यूस निकल रहा है उस पे भी आपको जीएसटी पे नहीं करना है। देन अगर आपने किसी को लेबर्स प्रोवाइड करे हैं, फार्म लेबर, ताकि वो वहां पे जाके काम करे और वहां पे जो फार्मर है उसकी हेल्प करे, उस केस में भी आप पे जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट है। देन अगर कुछ ट्रेनिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, फ्यूमिगेशन इस सब से रिलेटेड है, मार्केटेबल सॉरी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ओनली फॉर मेकिंग इट मार्केटेबल फॉर प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। अब आप क्या कर रहे हो, जैसे टोमेटो है, एक फार्मर है जो कि टोमेटो उगा रहा है, वो आपको दे रहा है, आप सिर्फ उसको क्लीन करके दे रहे हो। तो आप कौन सी सर्विस दे रहे हो, सिर्फ उसको क्लीन करके दे रहे हो, राइट। क्लीन करने से वो टोमेटो पोटैटो बन जाता है क्या, नहीं, वो टोमेटो टोमेटो ही रहता है, उसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक इंटैक्ट है, राइट। बट अगर आप उसको लेके उसको सॉस बना के दे रहे हो तो अब क्या हो गया, उसका उसका जो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो गया है। तो फर्स्ट केस में जब आपको सिर्फ क्लीन करके दे रहे हो उसमें वो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हुआ है, आप सिर्फ उसको क्या कर रहे हो, उसको और मार्केटेबल बना रहे हो ताकि लोग देखेंगे कि हाँ रेड कलर का टमाटो है तो लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे, राइट। तो फर्स्ट वाले केस में आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। सेकंड में अगर इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है तो आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। देन अगर आपने कोई मशीन आपने रेंट पे दी है या फिर वेकेंट लैंड रेंट पे दिया है किसी भी फार्मर को कि तुम इसको यूज करो, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, वो रेंटिंग या फिर वो लीजिंग वाली जो सर्विसेज है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। देन लोडिंग अनलोडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, कुछ भी लोडिंग अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग है तो उसको क्या मानोगे आप, वो एग्जाम्प्ट है। अब आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे राइस का अलग से क्यों दे रखा है, तो सेम चीज है, लोडिंग अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, और यहाँ पे भी सेम है। तो जनरली कैसा होता है कि राइस जो होता है ना, तो राइस में कैसा होता है, पहले पैडी बोलते हैं उसको, जब उसको ग्रो करते हैं ना तो वो क्रॉप्स को पैडी बोलते हैं, देन उसको काटते हैं, उसको फिर उसमें से राइस निकालते हैं, तो वो जो सेकंड वाली प्रोसेस होती है उसके बाद वो राइस बनता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कंफ्यूजन ना हो कि वो राइस को स्टोर कर रहे हैं, राइस इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे अलग से राइस भी, सॉरी यहाँ पे अलग से राइस भी दे दिया है। देन अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी ने कुछ सर्विसेज दिया, अब ये सब क्या होता है, तो जो भी हमारे फार्मर्स होते हैं उनके लिए कमिटीज काम करती है जो कि उनका प्रोडक्ट बेचने के लिए उनकी हेल्प करती है। तो अगर वो सब भी रिलेटेड है, वो सब सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए वो फार्मर से कुछ छोटा सा अमाउंट चार्ज करते हैं, तो उस पर भी एग्जाम्पशन है। और फ्यूमिगेशन ऑफ वेयर हाउस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए भी या फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए भी अगर कुछ फ्यूमिगेशन जहाँ पे वेयर हाउस को, जहाँ पे रखते हैं उसको वेयर हाउस में, वो वेयर हाउस को फ्यूमिगेट कर रहे हो तो आपको क्या होगा, उसमें एग्जाम्पशन मिलेगा। देन अगर आप कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हो, जैसे एक फार्मर आपके पास आया, उसने बोला
कि मैं कटिंग कर दूंगा, हार्वेस्टिंग कर दूंगा, उसके बाद मैं आपको दूंगा आप थ्रेशिंग करना। थ्रेशिंग मतलब क्या होता है, जैसे अगर वीट होता है, राइट, वीट आपने उगा, उसके बाद आपने उसको कट किया, हार्वेस्ट किया, देन उसके बाद जो उसमें से उसका प्लांट रहता है, उस प्लांट में से आपको वीट निकालना पड़ता है। वीट एक छोटा छोटा जो रहता है उसको बोलते हैं थ्रेशिंग। तो अगर आप सिर्फ कुछ एक पार्ट कर रहे हो उस पूरी प्रोसेस का, उसके लिए आप कुछ सर्विस चार्ज कर रहे हो, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। वो एज अ जॉब वर्कर आप कर रहे हो और आपको वो होगा एग्जेम्प्ट। देन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक अदर देन हॉर्स। तो अगर आप कोई भी रियरिंग, या फिर यहाँ पे ऊपर ऊपर आपने देखा होगा, यहाँ पे था कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स और रियरिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्स रेसिंग। तो आपका अगर आप रियरिंग भी कर रहे हो एनिमल्स का, तो उसको भी आपको एग्जेम्प्ट मानेंगे, उसमें भी आपको जीएसटी पे नहीं करना है। और ये सब इसका एक्सप्लेनेशन है, ये आप एक बार पढ़ सकते हैं। तो ये क्या हो गई हमारी एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज। देन एजुकेशन सर्विसेज, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके लिए भी मैंने चार्ट बनाया है, एंड दिस इज ऑल्सो कंफ्यूजिंग, बट चार्ट के बाद आपको बहुत इजी लगेगा ये करना। अब एजुकेशन में आप देखोगे ना, तो एजुकेशन में जो एग्जेम्पशंस दिए हैं वो गवर्नमेंट ने आउटपुट सर्विसेज पे भी दी है और इनपुट सर्विसेज पे भी दी है। मतलब क्या, अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उस पे तो एग्जामिशन है ही। अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट कोई सर्विस ले रहा है किसी से, तो उस पे भी एग्जामिशन है, राइट। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आउटपुट सर्विसेज के, आउटपुट सर्विसेज पे क्या क्या एग्जामिशन है, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे इनपुट के, वो सर्विसेज जो लेंगे उसमें से भी कौन कौन सी सर्विसेज पे एग्जामिशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हर बार मतलब एग्जाम्स में आना की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, तो इसलिए ध्यान से सुनना आप। तो इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्कूल, कॉलेज और वोकेशनल। तो जब स्कूल में क्या क्या आ जाएगा, आपका नर्सरी आ गया, प्री स्कूल आ गया, जूनियर कॉलेज। तो किसी किसी सिटीज में 10th के बाद 11th और 12th के लिए जूनियर कॉलेज होता है, तो वो भी स्कूल में कवर होगा। और अगर आपका बोर्डिंग स्कूल है तो बोर्डिंग स्कूल की वाली सर्विसेज भी इसमें कवर होगी। तो ये सब चीजें क्या है, 12th तक अगर आप बात करो तो वो सब इस कैटेगरी में आता है। अब बोर्डिंग स्कूल का अगेन मैं आपको बता दूं, अगर आप बोर्डिंग स्कूल में जा रहे हो तो सिर्फ आप एजुकेशन के लिए पे नहीं करते हो, आप किस किस चीज के लिए पे करते हो, आप हॉस्टल के लिए भी करते हो, फूड के लिए भी करते हो, और सारी एम्यूनिटीज के लिए भी आप पे करते हो। तो वो सब चीजें भी एग्जेम्प्ट रहेगी, क्योंकि आप मेनली वहां पे आराम फरमाने नहीं जा रहे हो। आप किसके लिए जा रहे हो, गवर्नमेंट को एटलीस्ट ऐसा लगता है कि आप आराम फरमाने नहीं जा रहे हो, आप पढ़ने के लिए जा रहे हो। तो इसीलिए जो भी आपका ये सब, इसको कंपोजिट सप्लाई मानेंगे ऑफ एजुकेशन सर्विसेज, और पूरे पे आपको एग्जाम्पशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, राइट। देन अगर आप कॉलेज की बात करो, तो अगर कॉलेज कोई भी डिग्री कोर्स दे रहा है जो कि रिकॉग्नाइज्ड है बाय इंडियन लॉ, अगर इंडियन लॉ में रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप मतलब जैसे एग्जाम में भी आपको स्पेसिफिकली दे रखा रहेगा कि ये कॉलेज है, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ। तो आपको ये वाला जो चीज है ये पकड़नी है, कहीं पर भी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ है तो ही उस पर एग्जाम्पशन रहेगा। उसके अलावा अगर फॉरेन लॉ से रिलेटेड है कुछ, जो कि फॉरेन लॉ ने रिकॉग्नाइज किया है कोई कोर्स, तो उस पर एग्जाम्पशन नहीं रहेगा। देन अगर आईआईएम के लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्सेज, तो आईआईएम जो है बहुत सारे कोर्सेज देता है, 1 साल से ज्यादा के भी होते हैं, 1 साल से कम वाले भी होते हैं। जो 1 साल से कम वाले होते हैं वो जनरली प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, उस पर जीएसटी लगता है। 1 साल से ज्यादा वाले अगर आप एमबीए कर रहे हो जैसे आईआईएम से, उस पे जीएसटी नहीं लगता है। देन सर्विसेज विच आर नेचुरली बंडल, तो आपकी अकोमोडेशन से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड जो भी एंसिलरी सर्विसेज है जो कि नेचुरली बंडल्ड है विथ एजुकेशन, उस पे भी टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर आप अब क्या क्या चीजें एक्सक्लूडेड है इस एग्जाम्पशन से, एक्सक्लूडेड है एग्जाम्पशन से मतलब क्या, उन पे टैक्स लगेगा। प्राइवेट कोचिंग पे लगता है, कोई भी कोर्स जो कि फॉरेन लॉ से रिकॉग्नाइज है, सीएफए की बात करो, एफआरएम की बात करो, तो ये सब चीजें फॉरेन में रिकॉग्नाइज है, इंडिया में नहीं है, तो उस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। देन शॉर्ट कोर्सेज, 1 साल से कम वाले कोर्सेज हैं, तो उस पर क्या लगेगा आपको, आईएम के कोर्सेज पे जीएसटी। देन फीस फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, क्या होता है, सारे कॉलेजेस कैंपस रखते हैं, जैसे ही एक उनका सेशन खत्म हो जाता है तब कैंपस होता है, एम्प्लॉयर्स आते हैं, वो लोगों को लेके जाते हैं, मतलब लेके मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए।
तो उस केस में जो कॉलेजेस हैं वो एम्प्लॉयर्स से, जो जॉब देने वाले रहते हैं कंपनी से पैसे चार्ज करती है, उस पे भी उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा, उस पे एग्जम्पशन नहीं है। तो यह हो गया आपका कॉलेजेस। देन वोकेशनल। अब वोकेशनल क्या होता है, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं बहुत सारे, जो कि आपको ऐसी स्किल्स देते हैं, आईटीआई जिनको शॉर्ट फॉर्म में आईटीआई बोलते हैं। ऐसे स्किल्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है कि अगर आपने पढ़ाई नहीं भी करी है तो भी डायरेक्टली आप वो स्किल्स सीख लो, ताकि आप कुछ काम खुद का कर सको। तो जैसे कारपेंटर से रिलेटेड, मैकेनिक से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी छोटी चीजें, रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिशियन का एक कोर्स होता है कि आप वो करो तो आप इलेक्ट्रिशियन बन जाओगे। तो वो सब कोर्सेज हैं जो कि गवर्नमेंट अप्रूव करती है, और उसके बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं। और दो इसके ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैनेज करते हैं, जैसे एनसीवीटी, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट है, ये रिकॉग्नाइज करता है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को कि हाँ आप ये सर्विसेज, ये कोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हो। या फिर स्टेट में भी होता है, तो उसको एससीवीटी बोलते हैं, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो ये सब अगर इनने रिकॉग्नाइज कर रखा है कोई कोर्स, तो उसको क्या मानेंगे कि वो वोकेशनल कोर्स है, उस पर एग्जामिशन मिलेगा। और प्राइवेट आईटीआई, प्राइवेट बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जिनको नोटिफाई किया जाता है कि हाँ आप ये कोर्स, ये स्किल्स के लिए आप ट्रेनिंग दे सकते हो, तो वो सब भी आपका एग्जाम्ड रहेगा। तो ये हो गई आपकी आउटपुट सर्विसेज की बात, कि आउटपुट सर्विसेज आपकी एग्जाम्ड रहेगी। एक और चीज, अगर ये स्कूल, कॉलेज या वोकेशनल कुछ एंट्री फीस चार्ज कर रहे हैं, या फिर कुछ एग्जाम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंट्री के लिए, उसके लिए कुछ फीस चार्ज कर रहे हैं, तो उस पे भी एग्जामिशन मिलेगा, राइट। तो आपकी सारी चीजें कवर हो गई, एजुकेशन भी हो गई, उससे रिलेटेड अगर कुछ लॉजिंग, लॉजिंग तो नहीं बोलेंगे उसको, अकोमोडेशन और वो सब हुआ तो वो भी होगा। और अगर कुछ एंट्रेंस फीस लिए तो वो भी आपकी क्या होगी, एग्जेम्प्ट। देन अगर इनपुट्स की बात करो, तो बहुत सारी सर्विसेज ये लोग लेते हैं, उस पे भी एग्जामिशन है। तो अगर उस पे आप देखो, तो ये जो तीन सर्विसेज है, इनको अगर आप स्कूल सर्विसेज ले रहा है ये, तो उस पे एग्जामिशन है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, स्टाफ और फैकल्टी, मतलब बस, आपने देखी होगा आप बस में जाते हो, तो वो जो बस के चार्जेस हैं, वो जरूरी नहीं वो स्कूल की खुद ही बस हो। गवर्नमेंट स्कूल क्या करते हैं, बहुत सारे ट्रांसपोर्टर से टाई अप कर लेते हैं, उनसे ये सब बसेस लेते हैं। तो जब वो ट्रांसपोर्टर अगर स्कूल को कुछ चार्ज करेगा, तो उसको उस पर वो जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। देन फूड एंड केटरिंग से रिलेटेड अगर कोई सर्विसेज आप स्कूल को दे रहे हो, स्कूल किसी से ले रहा है, तो उस पर एग्जामिशन है। और सिक्योरिटी, क्लीनिंग और क्लियरिंग, और ये क्लीनिंग है एक्चुअली, एंड हाउस कीपिंग से रिलेटेड अगर कोई सर्विसेज है, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये सिर्फ किसके लिए है, स्कूल के लिए है। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉलेज स्टूडेंट्स को दे रहे हो आप, तो उस केस में आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, राइट। देन कॉलेज के लिए क्या है एग्जाम्पशन, तो कॉलेज के लिए ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल और पीरियोडिकल, तो बहुत सारी मैगजीन्स आती है, पीरियोडिकल्स आती है, जो कि कॉलेज लेवल पे लोग पढ़ते हैं जनरली। स्कूल लेवल पे अगर आप सोचोगे, तो वो जनरली स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पर उसका एग्जाम्पशन नहीं है, उसका एग्जाम्पशन सिर्फ किधर है, आपको कॉलेज में एग्जाम्पशन मिलेगा। तो अगर कॉलेज अगर ये सब सर्विसेज ले रहा है और उसके लिए कुछ सब्सक्रिप्शन लिया है, तो उस पर जीएसटी उसको पे करने की जरूरत नहीं है। अब एक सर्विसेज है, एक सर्विस ऐसी है जिसको कोई भी ले, अगर स्कूल लेगा तो भी एग्जाम्पशन है, कॉलेज लेगा तो भी एग्जाम्पशन है, और वोकेशनल कोई इंस्टीट्यूट है तो वो भी उसको एग्जाम्पशन मिलेगा। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ये लोग क्या करवाते हैं, कभी भी एग्जामिनेशन करनी रहती है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को अपॉइंट करते हैं कि आप लोग हमारे बिहाफ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाओ। तो उस केस में अगर जो ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करवा रहा है एग्जाम, वो कुछ चार्ज करेगा, उस पर जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, इट इज एग्जेम्प्ट। इसके भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो एक बार आप ये पढ़ लेना। ये आपको एक बार आप टेक्स्ट पढ़ लोगे तो आपको, अगर आईसीआई ने एग्जाम कंडक्ट करवाया तो आईसीआई इन सब में, एक बार आईसीआई तो वैसे जनरली खुद ही कंडक्ट करवाता है, लेकिन अगर किसी से कंडक्ट करवा रहा है तो वो भी अप्रूव्ड है, तो इस केस में वो भी आपको उसमें एग्जाम्पशन मिलेगा। देन हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स।
अब आपको वापस से T फॉर टैक्सेबल, E फॉर एग्जेम्प्ट, फीस फ्रॉम बोर्डिंग स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फीस। तो आपने कितनी फीस चार्ज करी? एक स्कूल है जो कि पूरे मंथ की आपको अपनी बता रहा है क्या क्या उन्होंने चार्ज करे हैं, तो उन्होंने 20 lakhs क्या लिया है ये, तो ये क्या होगा आपका एग्जेम्प्ट। अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज है तो वो क्या होगा, बंडल होगी और वो एग्जेम्प्ट होगा। रिसीट फ्रॉम प्री स्कूल एजुकेशन, अब प्री स्कूल है ये, तो ये क्या होगा, नर्सरी जिसको बोलते हैं, नर्सरी या फिर उसको भी पहले वाला प्री स्कूल, तो ये भी एग्जेम्प्ट है, राइट, ये भी एग्जामेशन में इंक्लूडेड है। देन फीस फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूके लॉ, अगर यूके में कोई लॉ है, या सीपीए अगर बात करो तो वो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ हमको इंडियन लॉ में जो रिकॉग्नाइज्ड है उस पे ही एग्जामेशन देना है। चार्जेस रिकॉर्ड फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स फॉर कैंपस, कैंपस प्लेसमेंट हुआ, कंपनीज आई, उनसे कुछ चार्ज किया, तो इस पे क्या होना चाहिए, राइट, डेफिनेटली एग्जाम्प्ट नहीं होगा, ये टैक्सेबल होगा, क्योंकि आप सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज दे रहे हो क्या, नहीं, इसमें आप एजुकेशन सर्विस नहीं दे रहे हो, आप वो कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। देन चार्जेस रिकवर्ड, सॉरी, एंट्रेंस फीस रिसीव्ड फॉर एजुकेशन रिकॉग्नाइज कोर्स रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, तो आपने कुछ एंट्रेंस फीस ली थी, तो एंट्रेंस फीस भी स्पेसिफिकली बोल रखी है कि ये क्या होगा आपका, एग्जाम्प्ट होगा। देन कोई वोकेशनल कोर्स है, उसके लिए अगर आपने कुछ फीस ली है जो कि अप्रूव्ड है बाय SCVT, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, तो ये भी क्या होगा आपका, एग्जेम्प्ट होगा, राइट। अब उस ये जो इसमें कुछ इनपुट सर्विसेज भी हैं जो कि अलग अलग डिवीजन ने लिए हैं, वो भी हमको देखना है क्या टैक्सेबल है क्या एग्जाम्प्ट है। अगर वैन ली है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन प्री स्कूल डिवीजन, अब वैन बताओ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्कूल, तो उसमें एग्जाम्प्ट रहेगा। आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, अब उन छोटे बच्चों से आप टैक्स लोगे क्या, नहीं। देन बस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, उस केस में टैक्सेबल होगा, क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम्पशन जो है ये सिर्फ स्कूल के लिए है। देन आउट ऑनलाइन जर्नल फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल, स्कूल में उन्होंने क्या लिया, जर्नल। अब आप खुद इमेजिन करो, कभी भी आप जब बच्चे थे तब मैगजीन पढ़ते थे क्या, न्यूज़पेपर भी मुश्किल से पढ़ते होंगे, तो बच्चे तो क्या ही पढ़ेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर ये सिर्फ कॉलेज में आ रहा हो ये जर्नल और ये सब, तो ही हम उस पर एग्जाम्पशन देंगे। आउटडोर केटरिंग सर्विसेज रिसीव्ड बाय प्री स्कूल, बताओ, आउटडोर केटरिंग से रिलेटेड सर्विसेज, राइट, केटरिंग से रिलेटेड सर्विसेज एग्जाम्प्ट है, छोटे छोटे बच्चे, या फिर इसमें बहुत सारे जैसे मिड डे मील्स भी होते हैं, तो वो भी आपका क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है। देन सर्विस ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन रिसीव्ड बाय अ डिवीजन प्रोवाइडिंग वोकेशनल कोर्सेज, ये क्या होगा, तो अगर एग्जाम कंडक्ट करवाई है उसके लिए कुछ सर्विसेज लिए, तो वो किसी ने भी ली हो इन तीनों में से, वो क्या हो जाएगी आपकी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। देन सिक्योरिटी सर्विस रिसीव्ड बाय प्री स्कूल, प्री स्कूल ने कुछ सिक्योरिटी सर्विसेज ली है, तो ये भी एग्जाम्प्ट है। हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी और क्लीनिंग और इन सब से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज है तो वो भी अगर स्कूल ने ली है तो ये क्या हो जाएगी आपकी, एग्जाम्प्ट। और ट्रेनिंग ऑफ प्री स्कूल स्टाफ, अब जो स्टाफ है, स्टाफ की आपने ट्रेनिंग करवाई है, इसका कहीं पे एग्जाम्पशन देखा था क्या, नहीं, इसका एग्जाम्पशन नहीं था, मतलब इस पे टैक्स लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, टैक्सेबल, राइट। वेरी गुड गाइज, आप लोग बहुत सही जा रहे हो। एंड आज हम लोगों को जो भी मेन सर्विसेज हैं वो आज मोस्टली हम लोग खत्म कर लेंगे 50%, और कल हमारा ये एग्जाम्पशन वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज मतलब क्या, तो जो आप हॉस्पिटल में जाते हो या फिर आप डॉक्टर को क्लिनिक पे भी दिखाने जाते हो, तो उस पे क्या क्या एग्जाम्पशंस है, तो क्या है, एक तो वेटनरी क्लिनिक है, उस पे भी एग्जाम्पशन है, जो कि हेल्थ केयर सर्विस किसको प्रोवाइड करते हैं, एनिमल्स या बर्ड्स को, तो वेटनरी डॉक्टर के पास आप जाओगे तो वो भी आपको जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, तो आप अपने पेट को लेके जाओगे उस पे भी चार्ज जीएसटी नहीं होगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट, क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट क्या होता है हम आगे देखेंगे।
एंड ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होते हैं? आपके डॉक्टर्स, ठीक है, उनको ऑथराइज करते हैं, वो मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से अफिलिएटेड होते हैं। देन एंड पैरामेडिक्स, और पैरामेडिक्स क्या होती है? जो आपकी नर्सेज, जो आपके फिजियोथेरेपी करते हैं वो लोग, वो सब क्या कौन होते हैं? पैरामेडिक्स। तो इन लोगों से आपने हेल्थ केयर सर्विसेज ली है तो भी आपको जीएसटी नहीं लगेगा, मतलब उन डॉक्टर्स और उन पैरामेडिक्स के ऊपर या फिर उन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर। देन सर्विसेज प्रोवाइड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, तो जो एम्बुलेंस है, तो एम्बुलेंस के केस में भी आपको जीएसटी, एम्बुलेंस पे जीएसटी नहीं लगता है। अब हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या क्या आ गई आपकी? डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और केयर फॉर इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मलिटी, प्रेगनेंसी, इससे रिलेटेड अगर कोई भी सर्विस, जैसे आपने डायग्नोसिस मतलब अपना एक्सरे, एमआरआई, सिटी स्कैन, ये सब कुछ करवाया तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। ट्रीटमेंट और केयर, तो अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो उस केस में जब एडमिट हो गए तो उससे जो भी रिलेटेड खर्चे हैं जो आपकी ट्रीटमेंट या केयर में लग रहा है उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। और अगर कोई दूसरी इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मिटी या प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर कुछ भी एक्सपेंसेस है, कुछ सर्विसेज आपको मिल रही है तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। एंड दैट शुड बी रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। अब रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होते हैं? तो वो ये सब होते हैं। एलोपैथी, मतलब जो आप नॉर्मली हम लोग जो दवाई लेते हैं वो एलोपैथी होती है। योगा, नेचुरोपैथी या फिर आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्ध यूनानी एंड अदर सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन एज मे बी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर आपने कोई नई चीज इजाद करी है कि हाँ मैं फॉर एग्जाम्पल किसी को टच करता हूँ उससे ही वो सही हो जाता है, उसके लिए अगर आपके पास कोई आ रहा है तो वो आपको रिकॉग्नाइज करवानी पड़ेगी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसके बाद ही आपको एग्जाम्पशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और अब ये क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, एम्बुलेंस भी आपके एग्जाम्प्ट है। फिर अगर आप देखो इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो अगर आप प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हो तो वो इंक्लूड नहीं होगा। बट अगर प्लास्टिक सर्जरी इन सब चीजों के रिलेटेड है, कुछ इंजरी हो गई उसकी वजह से उसको रिकवर करने के लिए आप प्लास्टिक सर्जरी या फिर कुछ ट्रांसप्लांट करवा रहे हो तो ही आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। अगर आप ऐसे ही बॉल्ड हो गए और आपको सोच रहे हैं कि मेरे को अच्छा दिखने के लिए अब हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, तो गवर्नमेंट बोलेगी उस पर हमको जीएसटी लगेगा, हम लोग उसमें जीएसटी चार्ज करेंगे, राइट। देन ये ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स, ये आपके नर्सेज और ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। रेंट ऑफ रूम्स प्रोवाइडेड टू इन पेशेंट्स। अब कभी भी आप अगर हॉस्पिटल की लैंग्वेज में बात करो तो वो लोग जो पेशेंट्स को वो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है इन पेशेंट और एक होता है आउट पेशेंट। तो आपने देखा होगा एक ओपीडी वार्ड होता है। ओपीडी मतलब क्या होता है कि अगर आपको सिर्फ वन टाइम वहां पे दिखाने के लिए आ रहे हो, आप डॉक्टर को दिखाने के लिए आ रहे हो, तो ओपीडी एज गुड एज कंसल्टेशन। दूसरा होता है इन पेशेंट्स। इन पेशेंट्स मतलब क्या? जो कि पेशेंट्स एडमिट हुए हैं, तो इन पेशेंट्स को आपने रेंट दिया है तो वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट। क्या मानेंगे कि वो आप वहां पर रूम में रख का ले रहे हो ताकि जो जिसको डिसीज है उसकी आप केयर कर सको, और केयर भी इंक्लूडेड है एग्जाम्पशन में। देन अगर सीनियर डॉक्टर, कंसल्टेंट्स या फिर टेक्नीशियन ने अगर कुछ सर्विसेज दी है तो उस केस में भी वो भी क्या हो जाएगा आपका? एग्जाम्प्ट, क्योंकि वो ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा आपका? एग्जाम्प्ट। देन अमाउंट चार्ज बाय हॉस्पिटल ओवर एंड अबव, ये तो केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सब से रिलेटेड जो भी सर्विसेज अगर गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल ने दी है उसके लिए कुछ चार्ज किया है तो वो भी क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट। देन फूड प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल टू एडमिटेड पेशेंट्स, तो जो एडमिट होते हैं पेशेंट उनको फूड भी हॉस्पिटल खुद ही देता है, तो वो भी एक टाइप से बंडल मानेंगे कि दिस इज बंडल्ड विथ द अदर सर्विसेज, और इस पे भी एग्जेम्प्ट रहेगा। बट अगर हॉस्पिटल ने किसी और को फूड दिया है, फॉर एग्जांपल जो एकम्पनी कर रहा है पेशेंट को, उसको एक जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ रहते हैं उनको दिया है, तो उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा हॉस्पिटल को। या फिर अगर किसी और ने फूड दिया है पेशेंट को तो भी उसको पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो दूसरा जिसने सर्विस प्रोवाइडर या फिर जो जिसने फूड दिया है वो क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट नहीं है। क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट कौन है? सिर्फ आपका हॉस्पिटल है, इसलिए ये सेकंड वाला जो पॉइंट है वो कवर नहीं होगा, इसमें टैक्सेबल रहेगा। देन अगर डॉक्टर और नर्स को फूड दिया है
तो वो भी इसमें कवर नहीं होगा, टैक्सेबल रहेगा। और एम्बुलेंस सर्विस तो एग्जेम्प्ट है ही। तो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। अगेन आपको अपने चैट स्क्रीन ऑन रखनी है। सर्विसेज ऑफ एक्सरे प्रोवाइडेड फॉर डायग्नोसिस ऑफ फ्रैक्चर, बताओ टैक्सेबल होगा कि एग्जेम्प्ट? एग्जैक्टली ये एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि डायग्नोसिस है, अगर किसी भी इलनेस की भी डायग्नोसिस भी है तो भी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। एम्बुलेंस सर्विस, राइट, एग्जेम्प्ट। हेयर ट्रीटमेंट ऑफ अ बॉल्ड पर्सन, अच्छे दिखने के लिए, बाला मूवी देखी होगी, वो जाता है हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, उस पे क्या होगा, उस पे टैक्स लगेगा। प्लास्टिक सर्जरी ऑफ अ पेशेंट टू रिस्टोर सम फंक्शंस ड्यू टू इंजरी, तो प्लास्टिक सर्जरी नॉर्मली आपकी क्या होती है, टैक्सेबल होती है, लेकिन अगर कुछ फंक्शंस रिस्टोर करने के लिए या फिर कुछ इंजरी हो गई उसको रिस्टोर करने के लिए है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, एग्जेम्प्ट। रूटीन फिटनेस चेकअप, नहीं। अब देखो रूटीन फिटनेस चेकअप जो है वो क्या है, अगर आपको कुछ इलनेस या फिर कुछ डिसीज है, उसके ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, तो वो एग्जेम्प्ट है। अभी आपको पता है क्या कि आपको कुछ डिसीज है? नहीं, आप क्या करवा रहे हो, सिर्फ रूटीन चेकअप करवा रहे हो कि मुझे कोई डिसीज है कि नहीं है वो पता करना है, तो उस केस में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसमें आपको एग्जम्पशन नहीं है। अगर आप बीमार हो जाते हो उसके बाद जाते हो तो ही वो एग्जम्पशन रहेगा, तो इस केस में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ये टैक्सेबल रहेगा। रूटीन फिटनेस चेकअप, आप ये चेक करो कि मैं फिट हूं कि नहीं, राइट। देन रेंट ऑफ रूम्स वेयर द पेशेंट्स आर एडमिटेड, तो ये तो स्पेसिफिकली हमने देख लिया था, एग्जाम्प्ट है। अमाउंट चार्ज फ्रॉम पेशेंट्स बाय फॉर कंसल्टेंसी फीस ऑफ सीनियर डॉक्टर, तो सीनियर डॉक्टर क्या हो गया आपका, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसने दिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। देन अमाउंट चार्ज ओवर एंड अबव डॉक्टर्स फीस, डॉक्टर फीस के अलावा भी आपके कौन कौन सी सर्विसेज रहेगी, ट्रीटमेंट, केयर, फैसिलिटी और वो सब, उन सब पे भी एग्जेम्प्ट रहेगा, क्योंकि आपको केयर भी उसमें इंक्लूडेड है, राइट। तो आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपको अलग ही केयर लगती है बहुत टाइम, तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि आपको पहले कुछ लगता है कि यार मुझे फीवर आ रहा है, लेकिन आप जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचते हो वहां का एम्बियंस देख के आप ठीक हो जाते हो, इसलिए वो सब भी एग्जेम्प्ट रहेगी। दी दोज आर ऑल इंपॉर्टेंट। देन है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करी है, तो इसका भी चार्ट है, और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट की कौन सी सर्विसेज पे एग्जामिशन है, कौन सी सर्विसेज पे एग्जामिशन नहीं है। तो अगर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में जो लोग काम कर रहे हैं उनको कुछ पेमेंट मिल रहा है वो काम करने के लिए, सरपंच है या फिर जो आपके मेयर है, उन सब, तो वो सब चीजें, उन सब लोगों को अगर कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है तो वो क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। देन बाकी जो अपनी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, वो अगर ये तीनों सर्विस दे रही है तो ये तीनों सर्विस हमेशा टैक्सेबल होगी। ये तीनों सर्विस आपको ध्यान रखना है, हमेशा टैक्सेबल होगी। कौन कौन सी होगी, छोटी छोटी सर्विसेज, जो कि हमने वहां पे ऊपर भी देखा था, चैप्टर नंबर 3 में एग्जामिशंस में भी ये तीनों सर्विसेज थी। इन तीनों सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज भी एक्सक्लूडेड था, तो इस पे गवर्नमेंट खुद ही पे करती है। ये कौन कौन सी हो गई, आपने कुछ चीज पोस्ट करवाई, कुरियर करवाई, लाइफ इंश्योरेंस या एजेंसी सर्विसेज। एजेंसी सर्विसेज मतलब क्या, जैसे आपके म्यूचुअल फंड के जो एजेंट होते हैं, गवर्नमेंट ने कभी वो सर्विसेज दी है, तो वो सब चीजों पे गवर्नमेंट खुद टैक्स पे कर सकती है। कोई सर्विसेज जो कि एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड गवर्नमेंट ने दी है तो उस पे भी गवर्नमेंट खुद पे करेगी, उस पे एग्जाम्पशन नहीं है। अगर आप जो रेल है और उन सब से कहीं घूमने जा रहे हो तो आईआरसीटीसी को जो पेमेंट करते हो उस पे अगर आप किसी भी केस में, हमेशा गवर्नमेंट के ऊपर ही लायबिलिटी आएगी और गवर्नमेंट उस पे पे करेगी, उस पे कोई एग्जाम्पशन नहीं है। तो ये तीन सर्विस आपको ध्यान रखनी है, इन पे हमेशा टैक्स लगेगा, कभी भी एग्जाम्प्ट नहीं होगी। इनके अलावा कुछ सर्विसेज है तो आपको सोचना पड़ेगा कि अगर उसकी वैल्यू 50,000 तक है, अप टू 50,000 तक, तो उस पर कुछ टैक्स नहीं लगेगा। और अगर ये कंटिन्यूअस सर्विस है, ठीक है, तो वन टाइम सर्विस हो गई 5,000, और अगर कंटिन्यूअस सर्विस है तो पूरे साल में
अगर आपको जो सर्विसेज मिल रही है वो 5,000 से कम है या फिर 5,000 तक है तो एग्जाम्प्ट रहेगी, उससे 1 रुपए भी ज्यादा हुआ तो आपको आगे देखना पड़ेगा कि आगे क्या है। देन अगर ये सर्विसेज जो कि ज्यादा सर्विसेज, बड़ी सर्विसेज प्रोवाइड करी है, किसको आपको देखना पड़ेगा, अगर बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करी है तो वापस से दो बातें होगी, या तो बिजनेस एंटिटी का एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख होगा तो अप टू दिस अमाउंट है तो एग्जेम्प्ट, एक्सेप्ट यहाँ पर भी एक्सेप्शन है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो मतलब जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करिए, उन्होंने शॉप रेंट पे ले रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उनको टैक्स पे उस सर्विस पे जो आपका ये है जीएसटी आएगा, ठीक है, उस वो एग्जेम्प्ट नहीं है। उसके अलावा अगर कोई भी सर्विसेज है तो वो सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, और जो बड़े बिजनेसेस है उनकी तो सारी सर्विसेज टैक्सेबल है, राइट। अगर अदर देन बिजनेस एंटिटी है, आप नॉर्मल लोग हो, नॉर्मल पर्सन हो, आप कोई सर्विसेज ले रहे हो गवर्नमेंट से, तो उस पे भी आपको टैक्स पे, मतलब जो गवर्नमेंट है वो टैक्स पे नहीं करेगी, और रिवर्स चार्ज पे तो आपके ऊपर आता भी नहीं है, बिजनेस एंटिटी नहीं हो तो। देन एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रही है तो उस पे भी जीएसटी नहीं आएगा, उस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है। अगर गवर्नमेंट किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या होती है, वो कंपनीज जो कि गवर्नमेंट में जिसकी मेजॉरिटी ऑफ स्टेक है, बाय वे ऑफ गारंटी ऑफ लोन, तो गवर्नमेंट ने गारंटी ले रखी है उनके लोन की, राइट, तो उस केस में भी उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये आपका चार्ट हो गया। देन देयर आर अदर एग्जेम्पशंस व्हिच आर रिलेटेड टू गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंटिटी टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट एंटिटी ने भी अगर कुछ गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करी है तो उस केस में क्या होगा, आपको ये एग्जेम्प्ट रहेगी सर्विसेज। देन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर ट्रस्ट कोई ओल्ड एज होम मेंटेन कर रहे हैं जहां पे जो रेसिडेंट्स हैं उनकी एज 60 ईयर्स से ज्यादा है, और उनसे जो कंसिडरेशन ले रहे हैं फॉर स्टेइंग इन दैट ओल्ड एज होम वो अप टू 25,000 पर मंथ है, तो अप टू 25,000 पर मंथ आपको एग्जेम्प्ट है। अगर 25,000 ₹1 भी हो गया तो पूरा अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, उस पर एग्जेम्पशन नहीं रहेगा। देन गवर्नमेंट बहुत सारी आपको सर्विसेज देती है टेस्टिंग से रिलेटेड, सेफ्टी चेक से रिलेटेड, और कैलिब्रेशन या सर्टिफिकेशन कभी कभी गवर्नमेंट देती है। जैसे फूड लाइसेंस होता है तो हर बार हर सबको, हर जो भी फैक्ट्री होती है हर महीने एक फूड सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है कि हाँ हमारा फूड जो है, फूड क्वालिटी सब प्रॉपर है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को, उसमें भी आपको जीएसटी पे नहीं करना है उन सर्विसेज पे, जो गवर्नमेंट चेक करती है, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देती है कि हाँ यू कैन कैरी ऑन। देन पासपोर्ट, वीजा, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट पे जीएसटी नहीं लगता है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आपने सिग्नल तोड़ दिया, आपको फाइन लगा, उस केस में भी जीएसटी नहीं पे करेगी गवर्नमेंट। अगर आपने कुछ नेचुरल रिसोर्सेज यूज करी है, नेचुरल रिसोर्सेज जिसके लिए आप किस चीज के लिए यूज करी है, कल्टीवेशन और रियरिंग के लिए, और उसके लिए गवर्नमेंट ने आपसे कुछ चार्ज किया है तो उस केस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस, मतलब गवर्नमेंट के ऑफ ड्यूटी ऑफिसर्स जो हैं, कभी किसी प्राइवेट कंपनी ने गवर्नमेंट से बात करी कि मुझे उन ऑफ ड्यूटी ऑफिसर्स की सर्विसेज चाहिए और मैं उसके लिए पे करूंगा, तो उस केस में भी आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। देन रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, ये कौन होते हैं, जो कि एडिक्टेड लोग हैं, उनको रिहेबिलिटेट करवाने के लिए जो भी सर्विसेज देते हैं उनको, उनके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। और स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, ये मेरे को आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एमपी गवर्नमेंट है, अब एमपी गवर्नमेंट के पास एक लैंड है जो कि एमपी गवर्नमेंट को उसमें लगता है कि इसमें कुछ मिनरल्स हो सकते हैं, बट हमें इतना एसएल नहीं लेना है कि हम खुद इसमें से एक्सट्रैक्ट करें या फिर किसी और को दें कि तुम एक्सट्रैक्ट करो। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, एक एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर ईआरसीसी को अपॉइंट कर देती है। ये भी ऑक्शन के बेसिस पे होता है कि कौन हमें ज्यादा रॉयल्टी देगा। तो जो कमिट करता है कि हाँ हम इतनी रॉयल्टी देंगे, जो सबसे ज्यादा कमिट करता है उसको गवर्नमेंट रख लेती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ईआरसीसी ने बोला कि इस लैंड के लिए मैं आपको 10 लाख रुपीस रॉयल्टी दूंगा पूरे साल की। अब ईआरसीसी क्या करेगा, इंडिविजुअली माइनर्स को ढूंढेगा जो लोग इसमें माइनिंग करें,
राइट, और उन माइनर्स को लाइसेंस दे देगा कि आप माइनिंग कर सकते हो। ये सबको लाइसेंस दे दिया। अब ये जो ERCC है ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट कर रहा है, राइट, सिर्फ कलेक्शन एजेंट है, राइट। अब अगर फॉर एग्जांपल ये जो ERCC है पूरे साल में सिर्फ 5 लाख तक का ही कलेक्ट कर पाया रॉयल्टी, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये जो सर्विसेज है ये वाली, ये 10 लाख वाली जो सर्विसेज है इस पे GST नहीं है, इस पे एग्जाम्पशन है। तो गवर्नमेंट ने कितना एग्जाम्पशन दे दिया, 18% के हिसाब से 1.8 लाख का एग्जाम्पशन दे दिया, राइट। कि ERCC को क्या बोला कि ये जो सर्विसेज है इस पे एग्जाम्प्ट है, इस पे GST पे करने की जरूरत नहीं है किसी को भी। तो 1.8 लाख का एग्जाम्पशन हो गया, राइट। बट ERCC ने कलेक्ट करके कितना दिया, 5 लाख, और 5 लाख पे टैक्स कितना पे हुआ होगा, 18%, आपका कितना हो गया 0.9 लाख। तो अब गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर आप इन लोगों से जो वसूल कर रहे हो उसका जो टैक्स है वो एग्जम्पशन से कम हुआ, तो ये वाला जो टैक्स अगर एग्जम्पशन से कम हुआ तो जितना कम है उतना आपको उतने पे एग्जम्पशन हट जाएगा और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या सोच रखा है कि ये जो 1.8 लाख से ये हमारा फिक्स है, इतना हमको चाहिए ही GST, कहीं से भी तुम लाके दो या फिर अगर तुम नहीं लाके दे रहे हो, ये लाके दे रहे हैं तो ये लाके दे, अगर ये नहीं लाके दे पा रहे हैं तो आपको इस पे GST पे करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पशन कितना है, एग्जाम्पशन टू द एक्सटेंट ऑफ दिस 0.9 lakhs। इसका टेक्स्ट भी है, आप एक बार टेक्स्ट भी पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा। ये 65B एंट्री जो है ये पूरी इसकी है, तो आप एक बार इसको और पढ़ लेना तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग इसमें एक्सरसाइज करते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडियन रेल इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स। बताओ, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स है, हमें एक बार वापस से देखना पड़ेगा क्योंकि आपके आंसर्स थोड़े गलत आ रहे हैं। वापस से आपको याद दिला दूं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स हर बार टैक्सेबल होंगे, कभी भी एग्जेम्प्ट नहीं होंगे। तो ये 3 सर्विसेज है वो हर बार टैक्सेबल होगी, तो ये आपका टैक्सेबल होगा। रेलवेज वाली सर्विसेज भी टैक्सेबल होगी। लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज अगर गवर्नमेंट ने दिए तो टैक्सेबल, एग्जैक्टली ये आपकी हो जाएगी टैक्सेबल। देन एक्सप्रेस पार्सल सर्विस, मतलब एक्सप्रेस पार्सल मतलब कुरियर सर्विस ही होती है, किसी को भी दिए तो ये हमेशा टैक्सेबल होगी, नो मैटर व्हाट। देन 1000 स्टैट्यूटरी फीस चार्ज बाय MCA फॉर रजिस्ट्रेशन। बताओ, तो ये इन 3 सर्विसेज में से नहीं है, तो हम अदर्स में जाएंगे और अदर्स में क्या देखेंगे, अगर 5000 तक कुछ सर्विसेज है तो वो एग्जेम्प्ट होगी, राइट। तो ये 5000 तक है इसलिए एग्जेम्प्ट। चार्जेस रिकवर्ड बाय ओल्ड एज होम रन बाय एन एंटिटी, मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट रन कर रहा है वो भी कर सकता है, उसमें भी एग्जेम्पशन है। और जो चार्ज कर रहे हैं वो 30,000 पर मंथ पर मेंबर, हर मेंबर से 30,000 ले रहे हैं। तो आपको ध्यान हो तो 25,000 की लिमिट थी, उससे अगर ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। देन शॉप्स रेंट पे दी है 5,000 per month to a business entity having turnover below the registration threshold, मतलब जो एंटिटी है उसका जो टर्नओवर है वो 20 लाख या 10 लाख से कम है तो एग्जेम्प्ट होगा, राइट। एग्जैक्टली दिस विल बी एग्जेम्प्ट। देन सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी करी है 1000 करोड़ का लोन BPCL का, BPCL एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो राइट ये भी एग्जेम्प्ट होगी। देन GST रजिस्ट्रेशन फीस आपसे जब चार्ज करते हैं उस पे क्या होगा, कलेक्टेड फ्रॉम अ एंटिटी। हाँ, तो अभी आपको ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज कोई भी फीस अगर कलेक्ट करी है तो वो आपकी क्या होगी, एग्जेम्प्ट। पासपोर्ट इशू करने के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कुछ पैसे चार्ज करे हैं तो पासपोर्ट एग्जेम्प्ट होगा, पासपोर्ट, वीजा, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, वो सब। उबर ने आपको कैंसिलेशन के लिए पेनल्टी लगाई है, उबर ने आपके ऊपर कैंसिलेशन चार्जेस लगाते हैं, आपको पता होगा 50 रुपए कट जाते हैं,
ये टैक्सेबल होगा, राइट। क्योंकि अगर गवर्नमेंट कुछ पेनल्टी लगाती है तो सिर्फ उस पे ही एग्जाम्पशन है, अगर कोई और पेनल्टी लगा रहा है तो आपको वो एग्जाम्प्ट नहीं है, उस पर टैक्स लगेगा। फाइन इम्पोज बाय एमपी गवर्नमेंट किसी कॉन्ट्रैक्टर पे, ये क्या हो जाएगा आपका, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, राइट। देन कुछ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हैं जो कि एग्जाम्प्ट है। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में क्या क्या एग्जाम्प्ट है, अगर आपने हाउसिंग फॉर ऑल इस स्कीम में कोई घर बना रहा है, उसको आपने प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट दिया है, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब जब जैसे सिविल एक होता है कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, आपने क्या करा है, उसको सिर्फ बोला है कि लेबर आप प्रोवाइड करोगे, जो भी मटेरियल है वो मैं खुद लगाऊंगा। तो उस केस में अगर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, किस केस में, उस पर्सन को आप दे रहे हो जिसने हाउसिंग फॉर ऑल की हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के अंडर वो अपना घर बनवा रहा है, तो आपको उस पे जीएसटी पे नहीं करना है। देन प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट अगेन, अगर सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, तो आपको देखोगे तो या तो बिल्डिंग होती है या तो बंगलो रो हाउसेस होते हैं। तो रो हाउसेस के केस में भी अगर जो सिंगल यूनिट है वो अगर आप बनवा रहे हो किसी से भी, तो जो अगर आपको प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे सर्विसेज दे रहा है उस पे भी एग्जाम्पशन है। देन सप्लाई ऑफ टीडीआर एफएसआई, अब इस केस में कैसा है कि टीडीआर एफएसआई आपको याद हो तो हमने रिवर्स चार्ज में पढ़ा था, टीडीआर एफएसआई कौन लेता है, बिल्डर, प्रमोटर जिसको बोलते हैं। तो जब बिल्डर टीडीआर मतलब ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स ले रहा है किसी भी सोसाइटी से, किसी भी बिल्डिंग से, तो उस केस में वो एग्जम्प्ट है। बट क्या दे रखा है कि अगर उस पे जो बिल्डर है बाद में जब वो कंस्ट्रक्टेड फ्लैट जो बेच रहा है वो अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद बेचेगा, अब कैसा है कि बिल्डर है, यहाँ पे उसके जो फ्लैट्स है वो कंप्लीट हो रहे हैं, राइट। अगर इसके बाद बिल्डर फ्लैट्स बेचेगा तो गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगा क्या, नहीं, गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस केस में यहाँ पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बन गया है। गवर्नमेंट को जीएसटी कब मिलेगा, यहाँ पे। तो अगर गवर्नमेंट को जीएसटी मिल रहा है तो वो क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि फिर ठीक है, फिर आप ये एग्जम्पशन ले लो। बट अगर हमें जीएसटी नहीं मिल रहा है बाद में, तो आपको इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा, ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप अगर बाद में पे करोगे हमको जीएसटी, मतलब बाद में अगर आप सेल कर रहे हो पूरे कंप्लीट होने के बाद, तो उस केस में एग्जम्पशन नहीं है। अगर आप पहले बेच रहे हो इसको और आप हमको आगे जीएसटी देने वाले हो तो ही आप यहाँ पे एग्जम्पशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो गया, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। देन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ये भी आती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में क्या क्या एग्जम्पशन है, अगर आप बाय वे ऑफ एयर जा रहे हो, राइट, तो टू एंड फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्यों प्रेफरेंस दे रखी, क्योंकि वहां पर रेल नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है, रोड नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है, इसलिए वो एयर को गवर्नमेंट प्रमोट करती है। तो अगर आप फ्रॉम या टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जा रहे हो तो आपको एग्जम्पशन है। और वेस्ट बंगाल में एक एरिया है, एक सिटी है बगडोडरा करके, जो कि एक टाइप से कनेक्ट करती है नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बंगाल से। तो अगर वहां से भी आप टू या फ्रॉम वो प्लेस कोई आपकी अगर एयरलाइंस जा रही है तो उस पे जीएसटी का एग्जम्पशन है। देन नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियज, कॉन्ट्रैक्ट कैरियज क्या होता है, आपने बोला मुझे एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है, तो आपने एक टैक्सी वाले से बात करी कि मुझे फॉर एग्जांपल मुंबई से पुणे जाना है, उस केस में अगर नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियज है तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। नॉन एसी स्टेज कैरियज, स्टेज कैरियज क्या होता है, तो बहुत सारी सिटीज में वैन्स होती है या फिर छोटी छोटी कार्स होती है जो कि लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनका एक पॉइंट फिक्स रहता है कि ए पॉइंट टू बी पॉइंट जाएंगे वो। जैसे जैसे लोग आते जाते हैं उसको बिठा के रखते हैं और जहां जहां पे उनको जाना रहता है वहां पे वो छोड़ के जाते हैं। तो वो होता है, जैसे बहुत सारी सिटीज में वैन चलती है, पहले टेम्पोज भी चलते थे, तो वो सब क्या होंगे, स्टेज कैरियज। देन अगर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है एक्सेप्ट फॉर टूरिस्ट पर्पस, तो जैसे मुंबई दर्शन अगर आपने सुना हो, तो मुंबई दर्शन किस चीज के लिए, वो टूरिस्ट पर्पस के लिए, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है।
बट वो टूरिस्ट पर्पस के लिए, तो उस पे एग्जाम्पशन नहीं है, बाकी सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे एग्जाम्पशन रहेगा। देन मीटर्ड कैब एंड ऑटो रिक्शा, तो आप मीटर कैब से अगर जा रहे हो या फिर ऑटो रिक्शा से जा रहे हो तो उस पे भी आपको, थ्री व्हीलर जो होता है वो ऑटो रिक्शा होता है, उस पे भी आपको जीएसटी पे नहीं करना है। अगर रेलवेज की बात करो तो रेलवेज में एग्जाम्पशन है अदर देन फर्स्ट क्लास एंड एसी, तो कभी भी आप स्लीपर की टिकट निकालोगे तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, एसी की निकालोगे तो जीएसटी लगेगा। और फर्स्ट क्लास, अगर आप मुंबई कभी गए हो तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास क्या होता है। तो फर्स्ट क्लास की जो टिकट है वो उनको स्पेशल प्रेफरेंस मिलती है, सेम रहता है, वो भी नॉन एसी रहता है, बट उनको एक प्रेफरेंस मिलती है कि आप एक स्पेशल डिब्बे में जा सकते हो, तो उस केस में भी जीएसटी सिर्फ फर्स्ट क्लास में लगता है और एसी पे लगता है। मेट्रो में जा रहे हो तो एग्जाम्पशन है, मोनोरेल भी मुंबई में है, वहां पर भी एग्जाम्पशन है, ट्रैमवे कोलकाता में है जो रोड पे चलती है, उसमें भी एग्जाम्पशन है। और इनलैंड वाटरवेज क्या होता है, मतलब अगर आप विद इन इंडिया ही अगर कभी भी वाटर से ट्रेवल कर रहे हो तो उस पे भी एग्जाम्पशन है। देन गुड्स ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड अगर कुछ है, अब गुड्स ट्रांसपोर्ट में क्या है, गुड्स ट्रांसपोर्ट अगेन आप तीनों जगह से कर सकते हो, या तो एयर से करोगे, सॉरी रेल वेसल से करोगे, या रोड से करोगे, या फिर वाटर से करोगे, तो विद इन इंडिया। अगर आप रेल या वेसल से कर रहे हो तो इन सब गुड्स का अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो आपको एग्जाम्पशन है। रिलीफ मटेरियल, कहीं पे फ्लड आ गई है उसके लिए आप रिलीफ मटेरियल सेंड कर रहे हो रेल या फिर वेसल से, तो आपको जीएसटी पे नहीं करना है। डिफेंस या मिलिट्री इक्विपमेंट्स कुछ है, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, रेलवे इक्विपमेंट को या आप रेल में वैसे में लेके जा रहे हो तो उस पर भी एग्जाम्पशन है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट एंड फूड ग्रेन्स अगर आप लेके जा रहे हो तो वो। और अगर आप ऑर्गेनिक मैन्योर लेके जा रहे हो, ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब जो हिंदी में जिसको खाद बोलते हैं, उस पे भी एग्जाम्पशन है। तो यहाँ पे मटेरियल वाइज एग्जाम्पशन, आपको देखना पड़ेगा कौन सा मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है और उस पे एग्जाम्पशन है या नहीं है। देन अगर आप जीटीए की बात करो तो हमने क्या देखा था, जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, वो ट्रांसपोर्टर जो आपको कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहा है उसको ही जीटीए मानेंगे। तो अगर रोड से है तो कुरियर हमेशा टैक्सेबल होगा, और कुरियर और जीटीए के अलावा हमेशा एग्जाम्प्ट, मतलब आपने जैसे एक ट्रक ड्राइवर से डायरेक्टली बात कर रही कि मुझे यहाँ से यहाँ तक गुड्स लेकर जाना है, तो वो आपको कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं कर रहा है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुड्स की वो आपके पास ही है, राइट। तो उस केस में आपको एग्जाम्पशन मिलेगा, सिर्फ अगर जीटीए है तो ही उस पर एग्जाम्पशन नहीं है, टैक्सेबल है। बट जीटीए में भी गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि बहुत सारी चीजें जहाँ पे एग्जाम्पशन है। तो ये जो सारे हमने गुड्स देखे थे वो यहाँ पर जीटीए में भी एग्जाम्प्ट है, एक्सेप्ट अगर रेलवे इक्विपमेंट है, तो रेलवे इक्विपमेंट का वाला एग्जाम्पशन यहाँ पे नहीं है। तो अगर आप ये रेलवे इक्विपमेंट हटा दो तो उसके अलावा सारे जो भी गुड्स हैं वो अगर आप जीटीए से भी लेके जाओगे तो भी आपको जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। देन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भी है इसमें, ओके। देन अगर सिंगल कैरियज है, मतलब एक बार एक ट्रक जा रहा है जिसका सिंगल कैरियज में सिंगल फेयर अगर 1500 तक है तो उस पे भी जीएसटी नहीं है। या फिर अगर सिंगल कंसाइनी का, मतलब आप बहुत सारे कंसाइनीज का लेके जा रहे हो और उसमें सिंगल सिंगल कंसाइनी का 750 तक है तो भी जीएसटी नहीं है। देन अगर सर्विस प्रोवाइड करी है जीटीए ने, अब आपको ध्यान होगा कि जीटीए अपना रिवर्स चार्ज में भी था, तो जीटीए में रिवर्स चार्ज में कुछ कुछ लोग दे रखे थे कि अगर वो लोग सर्विसेज लेंगे, रिसीव करेंगे तो ही जीएसटी लगता था। फैक्ट्री, कोऑपरेटिव सोसाइटी, नॉर्मल दूसरी रजिस्टर्ड सोसाइटी, देन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन, और तो ये बॉडी कॉर्पोरेट, तो ये छह क्या थे, वो लोग जिन जो अगर सर्विसेज लेंगे जीटीए की तो उस पे जीएसटी वो खुद पे करेंगे अंडर रिवर्स चार्ज। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है, उसके अलावा कोई लेगा तो वो सर्विसेज ही एग्जम्प्ट है, तो किसी को भी टैक्स पे नहीं करना है उस केस में, राइट। देन अगर जीटीए ने किसको सर्विस प्रोवाइड करी है, गवर्नमेंट एजेंसीज, लोकल अथॉरिटी, या फिर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसने रजिस्ट्रेशन ही क्यों ले रखा है, सिर्फ टीडीएस काटने के लिए। टीडीएस क्या होता है हम आगे देखेंगे,
और गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है टीडीएस काटने के लिए। तो अगर गवर्नमेंट का किसी डिपार्टमेंट ने सिर्फ टीडीएस काटने के लिए ही अगर रजिस्ट्रेशन लिया है, उनको अगर आपने जीटीए ने कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी है तो वो भी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। और देन अगर इनलैंड वाटरवेज है तो वो गुड्स के केस में भी एग्जेम्प्ट होगा, और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में तो हमने देखा ही था कि इनलैंड वाटरवेज दोनों केस में आपका एग्जेम्प्ट होगा। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलो गाइस, रेडी? ट्रेवल बाय रेल फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली इन एन एसी कोच। एसी कोच में आप ट्रेवल कर रहे हो तो जीएसटी लगेगा क्या? राइट, इस पे जीएसटी लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, टैक्सेबल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन अ नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियज। आपने एक सिटी से दूसरी सिटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है एक कैरियज से कि मुझे जाना है, तो ये क्या होगा, नॉन एसी है, तो ये आपका एग्जम्प्ट होगा। ट्रेवल बाय मेट्रो, मेट्रो में जा रहे हो, दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो, कहीं भी मेट्रो में जा रहे हो तो राइट, मेट्रो हमेशा एग्जेम्प्ट है। मेट्रो, ट्रैम और मोनोरेल, ये तीनों एग्जेम्प्ट है। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैगजीन्स बाय रेल, रेल से आप क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, मैगजीन, बताओ। तो मैगजीन और न्यूज़पेपर दोनों एग्जेम्प्ट है। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय एयर फ्रॉम दिल्ली टू आसाम। अब आसाम एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, तो बताओ, एग्जेम्प्ट। तो अगर कोई फ्लाइट, मतलब आपने जहां से बोर्ड किया है वहां से या तो आप नॉर्थ ईस्ट से जा रहे हो या फिर नॉर्थ ईस्ट से कहीं पे भी जा रहे हो, तो ये पूरा एग्जेम्प्ट है। ट्रेवल बाय ऑटो रिक्शा एग्जेम्प्ट है, ऑटो रिक्शा भी 3 व्हीलर होता है, उस पर एग्जेम्पशन है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ राइस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर बाय वेसल, बताओ। राइट, ये भी एग्जेम्प्ट है। सॉरी, एक चीज मैंने मिस कर दी, तो ये एग्जेम्पशन नीचे वाला है, इसके ऊपर है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स इन रेडियो टैक्सी। अब रेडियो टैक्सी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो रेडियो टैक्सी मतलब जो ओला, उबर और ये सब होते हैं जो कि जीपीएस से कनेक्टेड होते हैं, जीपीएस या जीपीआरएस, वो, और इसमें एसी भी होती है, राइट? तो अब बताओ, राइट, ये टैक्सेबल होता है। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय एयर फ्रॉम बगडोदरा टू चेन्नई। बगडोदरा वेस्ट बंगाल में है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट नहीं है, बट फिर भी गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा है कि यहाँ से भी अगर कोई फ्लाइट ले रहा है या फिर यहाँ से वहां कहीं दूसरी जगह से यहाँ पे जा रहा है तो वो भी क्या होगी, एग्जेम्प्ट। देन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बाय जीटीए इन रिलेशन टू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी एग्जेम्प्ट है। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ फर्नीचर बाय अ जीटीए टू अ रजिस्टर्ड फर्नीचर डीलर इन अ सिंगल कैरियज ऑफ 1200 रुपीज सिंगल कैरियज का है। मतलब एक बार आप ट्रक लेके जा रहे हो और उसके लिए आपको कितने पे करने पड़ रहे हैं, 1200 रुपए। तो 1500 रुपए की लिमिट है, अगर 1500 से कम है तो ये आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। GTA सर्विस ऑफ 1600 provided to an individual who is not registered under GST, बताओ। देखो यहाँ पे आप सब अटके हो, क्यों अटके हो, क्योंकि अगर वापस याद करो, अगर सर्विसेज दी है उन लोगों को जिनको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट, मतलब जो रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड इंडिविजुअल बेसिकली, जिनको रिवर्स चार्ज में से भी वहां पे हटा रखा था, तो उस केस में ये सर्विसेज ही एग्जेम्प्ट हो जाएगी, राइट? तो अगर आप इंडिविजुअल हो, रजिस्टर्ड नहीं हो, तो उस केस में रिवर्स चार्ज तो आपके ऊपर आता ही नहीं है, तो उस केस में जीटीए भी पे नहीं करेगा, ये सर्विस ही एग्जेम्प्ट है। ट्रेवल बाय ओला ऑटो, बताओ। इसमें मिक्स आंसर आ रहे हैं। तो गाइज ये भी एग्जेम्प्ट होगा, मैं आपको बताता हूं क्यों। इस केस में जो आपको सर्विसेज मिल रही है वो पता है कौन दे रहा है, ओला नहीं दे रहा है। ओला सिर्फ एक आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, आपको कनेक्ट कर रहा है वो ऑटो वाले से आपको। तो जो सर्विसेज है, अब जैसे आपने देखा भी होगा, ये ओला है, ओला ने क्या किया, दोनों को कनेक्ट कर दिया, ऑटो को और ये आपको हो, आप हो, ठीक है।
तो ओला जो है अपना जो फीस है वो किससे चार्ज कर रहा है, वो ऑटो से चार्ज कर रहा है, राइट। और ऑटो वाला जो है जितना भी पेमेंट है वो आपसे ले रहा है। और ऑटो जो है, अगर आप ऑटो से रिक्शा से ट्रेवल कर रहे हो तो वो एग्जेम्प्ट है, इसलिए ये वाली जो सर्विसेज है ये आपकी एग्जेम्प्ट है। रेडियो कैब, तो रेडियो कैब में सिर्फ कैब आएगी। ऑटो रिक्शा इज डिफरेंट फ्रॉम रेडियो टैक्सी, दिस इज नॉट अ रेडियो टैक्सी। ऑटो रिक्शा इज डिफरेंट फ्रॉम रेडियो टैक्सी वैसा। तो आप एक बार ये जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट भी एक बार पढ़ लेना, तो आपको और क्लैरिटी आएगी कि ऑटो क्या होता है, कैब क्या होती है। ये सब चीजों की यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है। ये यहाँ पे रेडियो टैक्सी क्या होता है, स्टेज कैरियर्स क्या होता है, मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया, सिर्फ शॉर्ट में बताया। देन मीटर्ड कैब और ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा ये सब सेपरेटली डिफाइंड है। तो आप एक बार ये आप और पढ़ लेना, तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। तो गाइस आज हम लोग एग्जाम्पशंस यहीं पे रोकते हैं, कल से हम नए एग्जाम्पशंस पढ़ेंगे। और तो अभी हम लोग कल के जो एमसीक्यूज थे वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो वो आप देख सकते हो इसमें।